Hey guys, what's up? So this is your educator Adarsh Raj and I'm back with another awesome lesson in this series. तो बच्चों हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई टर्म 2 के लिए रिवीजन फिजिक्स की। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने का 35 डेज में यानी 35 लेक्चर्स में, है ना। और उस सीरीज में हम अपने फर्स्ट चैप्टर यानी कि ऑप्टिक्स के एंड पे आ चुके हैं, है ना। चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि रे ऑप्टिक्स में हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हमें कवर करने हैं। तो मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बता दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया, है ना। फिर मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, क्रिटिकल एंगल के बारे में बताया, ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में बताया, इनके यूज के बारे में बताया, है ना। फिर मैंने आपको ग्लास स्लैब बताया और लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डेरिवेशन आपको करवाई बच्चों। फिर मैंने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस की आपको 3 डेरिवेशंस करवाई हैं और एक डेरिवेशन आपको करने के लिए बोला है। कनकेव स्फेरिकल सरफेसेस की मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाई है और एक आपको करने के लिए बोला है। लेंस इमेज डायग्राम्स, मैंने आपको लेंस के जो डायग्राम्स होते हैं उसके बारे में बताया है, लेंस फॉर्मूले के बारे में बताया है और लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में बताया है ना। फिर मैंने आपको पावर ऑफ लेंस करवाई है। पावर ऑफ लेंस करवाने के बाद मैंने आपको उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यानी कि जब लेंस कांटेक्ट में आते हैं तो क्या फॉर्मूले निकलते हैं उसके बारे में भी बताया है। और साथ में मैंने आपको प्रिज्म के बारे में करवा दिया है। ठीक है। अगले 2 लेक्चर्स में मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं इसमें माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की। तो हमारे पास टॉपिक के अंदर जो है 2 माइक्रोस्कोप हैं, कंपाउंड और सिंपल, और 2 ही टेलीस्कोप हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स लगभग लगभग मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे ये गलती से वेव ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, ये रे ऑप्टिक्स ही आएगा। तो इस चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है ना। तो इतनी सारी चीजें मैं आपको कवर करवा चुका हूं ऑलरेडी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है। तो देखिए, what are optical instruments? So optical instruments are used primarily to assist the eye in viewing the object. तो हमारा जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस चैप्टर का, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, हमारी आई को हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने में, व्यू करने में। ठीक है। इसमें हम लोग इनको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 जो है वो है विजुअल इंस्ट्रूमेंट, उसमें है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। यही हमारे सिलेबस का पार्ट है बेटा, हमें इन्हीं को ही कवर करना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं फोटोग्राफिक एंड प्रोजेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कैमराज एटसेट्रा, एनालाइजिंग एंड मेजरिंग एक्सपेरिमेंट्स जैसे स्पेक्ट्रोमीटर्स वगैरह। तो हमें फिलहाल ये डिस्कशन इन पे नहीं करना है। ठीक है। Now, while studying the optical instruments like microscopes and telescope, we should know some of the basic definitions. इनमें हमें बेसिक कुछ डेफिनेशंस का ध्यान रखना है। पहली डेफिनेशन तो है कि नियर पॉइंट क्या होता है बेटा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आईज के बहुत क्लोज लेके आते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप बुक्स को अपनी आईज के बहुत क्लोज लाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप अक्षरों को पढ़ नहीं पाएंगे, लेटर्स को पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम अपनी आईज के कितने नियर लेटर्स को आराम से पढ़ पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं, उसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है। सो द नियरेस्ट पॉइंट एट which an object is seen clearly by the eye is called the near point of the eye. अब ये जो नियर पॉइंट होता है वो एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल डी से। ठीक है। क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। The distance of the near point from the eye is also called the least distance of distinct vision. इसका मतलब क्या है? देखो, लीस्ट डिस्टेंस मतलब ऐसी कम से कम डिस्टेंस जहां पे हम ऑब्जेक्ट्स को या लेटर को डिस्टिंक्टिवली देख सकें। डिस्टिंक्टिवली का मतलब है लेटर्स एक दूसरे में मिलते हुए ना दिखाई दें, अलग अलग दिखाई दें। तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना और इस पूरे सेंटेंस को याद रखना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर। और उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। नॉर्मल आई के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर। नाउ फॉर द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम
an eye at which an object can be seen is known as the far point. कम से कम हम कितनी दूर तक, यानी ज्यादा से ज्यादा हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, वो हमारा फार पॉइंट है, और कम से कम हम कितने दूर तक देख सकते हैं, वो हमारा क्या है बेटा, नियर पॉइंट है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो अब देखो बच्चों, क्या है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई। अब देखो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h, ठीक है, यहां पे मान लीजिए हमारी आई रखी हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसे हम विजुअल एंगल कहते हैं बेटा। ठीक है, इट इज मैक्सिमम when the object is at least distance of distinct vision। यहां से सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है कि विजुअल एंगल मैक्सिमम कब होता है, तो विजुअल एंगल मैक्सिमम तब होता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस डिस्टेंस पे रखा हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो। कहां से बच्चों, आई से। ठीक है, नाउ if h is the height of the object placed at the near point, then theta is given by h by d। या आप इसको कह सकते हो, हम यहां से क्या निकाल लेते हैं बेटे, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है h by d, एंड इफ द एंगल इज, नाउ सी द एंगल इज स्मॉल, ठीक है, सो हम इसको सीधा h by d भी लिख सकते हैं। क्लियर, सो ये है विजुअल एंगल। ठीक है, अब इन डेफिनेशंस के बाद हम लोग बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो देखो बेटा, माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लार्जर इमेज को शो करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या बेटा, लार्ज, इसका नाम क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सो देखो, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। अब ध्यान रखना है, कौन सी लेंस यूज होती है, कन्वेक्स लेंस यूज होती है। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, शॉर्ट होती है। कैन बी यूज टू सी द मैग्निफाइड इमेज ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड इट इज कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास और ए सिंपल माइक्रोस्कोप। इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी हम किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, सो इट्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। देखो बेटा, हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है यहाँ पे ए बी, तो इसकी एक लार्ज इमेज बन रही है, एक वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, और इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट का मतलब कैसे, क्या होता है बेटा, सीधी इमेज बन रही है ना, तो सीधी इमेज बन रही है, इसे हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड आपकी जो है वो इमेज यहाँ पे बन जाती है। तो ये प्रिंसिपल है सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब देखो, हम क्या करते हैं, जो लेंस है उसको आई के बहुत पास रखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को एडजस्ट किया जाता है जब तक कि जो इमेज है वो कहां पे ना बन जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ना बन जाए। जब तक वो वहां पे नहीं बन जाती, हम ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते रहते हैं। और हमें पता है कि नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है बेटा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझ लो ये रे डायग्राम कैसे बनता है, ध्यान से देखो। देखो बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी। पहली रे जो है वो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो कन्वर्ज करके इधर मिलती है। दूसरी रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। ठीक है, ये दोनों रे जहां पे बढ़ते हुए पीछे की तरफ मिलती हैं, वहीं पे हमारी इमेज बनती है। ये इसका रे डायग्राम है बेटा। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज at the eye to the angle subtended by the object at the eye when it is placed at the least distance of the distinct vision। तो देखो बेटा, यहां पे जो ए बी है, ये वाला ए डैश बी डैश, ये क्या है, ये हमारी इमेज है। तो इमेज जो आई पे एंगल बना रही है, इस एंगल को हम बीटा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, बीटा से। और जब इमेज की ही पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, मान लो ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया जाए, तो इस केस में जो एंगल बनता है
ऑप्टिकल सेंटर यानी आई पे, वो एंगल कहा जाता है अल्फा। इन दोनों के रेशो को ही डिफाइन किया जाता है माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर? तो देखो अब वर्किंग क्या है यहाँ पे, हमने कहा ये ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रे गई पैरेलल और इसने बना दिया क्या, ये कहां से पास कर गई, ये इसके प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई होगी। कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल फोकस से ही पास करे, है ना, बिल्कुल जरूरी है। हमने इसमें रूल क्या होता है, इसमें रूल यही होता है कि पहली रे जाएगी फोकस से पास करेगी, दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए पास करेगी। तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पे इमेज बन गई। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है जो मैंने अभी आपको समझा दी। अब ध्यान से देखो, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर, सो इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई व्हेन फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन द इमेज इज टू बी नियर पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये बीटा है जो कि इमेज बना रही है, और यहाँ पे अल्फा है जो कि क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो जो रेशियो है मैग्नीफाइंग पावर वो किससे मिलती है हमें, मैग्नीफाइंग पावर इज 10 बीटा बाई 10 अल्फा, हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो बीटा बाई अल्फा 10 बीटा बाई 10 अल्फा आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यू पे, फोकस क्या है, एफ है, और इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो हमने लेंस फॉर्मूला लगा दिया, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। वी की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस वी, क्योंकि अपोजिट साइड बन रहा है, और u की जगह हम माइनस यू रखेंगे। तो यहां से 1 बाई यू की जो वैल्यू आ गई बेटे वो क्या आ गई, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी। अब देखो हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस के लिए, m इज इक्वल टू वी बाई यू, वी की वैल्यू होती है d, तो हम मैग्निफिकेशन को रख सकते हैं m इज इक्वल टू डी बाई यू। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 1 बाई यू जो है वो उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि देखो ये क्या लिखा है, ये बेसिकली d इंटू 1 बाई यू तो लिखा है। अगर ये d इंटू 1 बाई यू लिखा है तो ये बेसिकली हो जाएगा d इंटू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का। अब इसमें दो केस देखो मैंने यहां पे रख दिया, m इज इक्वल टू डी इंटू 1 बाई यू, तो m इज इक्वल टू डी इंटू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी। सो यहां पे आ गया m इज इक्वल टू डी बाई एफ प्लस डी बाई वी। अब यहां से दो केस है, पहला केस क्या है बेटा, जब इमेज कहां बन रही है, हमारे नियर पॉइंट पे बन रही है। जब इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी तो v की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं बच्चों, d रख सकते हैं। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, d बाई वी प्लस d बाई एफ, यहां से d बाई डी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आ जाती है 1 प्लस डी बाई एफ। यही डेरिवेशन पेपर में आती है, ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप स्टार बना लीजिए और ये आप नोट कर लीजिए, ये आएगी। दूसरा केस इसमें जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हेन द इमेज फॉर्म्स एट द फार पॉइंट। फार पॉइंट का होता है हम कहां तक देख सकते हैं, इंफिनिटी तक। तो हम क्या रखेंगे बेटा, v की जगह इंफिनिटी, तो d बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा। उस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है d बाई एफ। तो आपके मैग्निफिकेशन की दो वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू कब, जब v इन्फिनिटी है यानी कि फार पॉइंट पे इमेज बन रही है, तब मैग्निफिकेशन की वैल्यू है d बाई एफ। और जब v की वैल्यू कहां हो जाती है, कैपिटल D, यानी कि आपकी इमेज कहां बन रही है, नियर पॉइंट पे बन रही है, तब आपका आंसर आ जाता है 1 प्लस डी बाई एफ, और यहीं से आ जाएगा न्यूमेरिकल। यहीं से क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊं इन्हीं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए नए ये सीरीज लेके आऊंगा। फिजिक्स के जो सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन कंसेप्ट के ऊपर, और क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं फिजिक्स में। ठीक है, चलें आगे बढ़े। द इमेज फॉर्म्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज इरेक्ट वर्चुअल डिमिनिश, इरेक्ट वर्चुअल एनलार्ज, इरेक्ट रियल मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड रियल मैग्नीफाइड। अब ये तो क्लियर है, जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, तो रियल वाला आंसर तो हो नहीं सकता।
तो आंसर क्या होगा, इरेक्ट और वर्चुअल, ये तो दोनों में है। बताओ छोटी इमेज बनती है या बड़ी, माइक्रोस्कोप है, बड़ा ही देखने के लिए तो हम इसको ले रहे हैं ना, तो इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज, यानी इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज, इसका हमारा क्या हो जाएगा बेटे, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी। तो जब इमेज इंफिनिटी पे होती है तो मैंने आपको बता दिया m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है d बाई वी प्लस d बाई एफ। अब v की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दो तो ये 0 बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू d बाई एफ। तो वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, m इज इक्वल टू d बाई वी प्लस डी बाई एफ। अब आपसे v की वैल्यू कुछ भी दे, आप v पुट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट d, यानी कि नियर पॉइंट पे, तो 1 प्लस डी बाई एफ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये होता है, इसके अंदर दो तरीके के, तरीका नहीं कह सकते, दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई पीस है। आई पीस जो है इसका अपर्चर बड़ा है बेटा, अपर्चर क्या होता है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की लेंथ जो होती है ये हमारा अपर्चर कहलाता है। तो जो अपर्चर होता है आई पीस का वो बड़ा होता है अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहली चीज ये क्लियर कर लो। दोनों लेंस जो हैं वो कन्वेक्स लेंस यूज हो रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये रखा हुआ है ओ, और ओ जो है इसको हम लिख रहे हैं ओ जे। पहली रे जाएगी कैसे, पैरेलल, और वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसके फोकस से पास करते हुए यहाँ पे पहुंचेगी। दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए यहाँ पहुंचेगी, ये हमारी इमेज बन जाएगी I1G1। ये हमारी पहली इमेज है। ये इमेज जो है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो इससे पहली रे पैरेलल जाएगी और ये टकरा के यहां निकलेगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये दोनों जहां मिलेगी ये आपकी बनेगी फाइनल इमेज। ये हमारी बन गई फाइनल इमेज। तो इसकी वर्किंग समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस एक इमेज बनाता है। ये इमेज क्या करती है, ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, किसके लिए, आई पीस के लिए, और आई पीस बनाता है एक फाइनल इमेज। क्या बनाता है बेटा, फाइनल इमेज। अब ये जो फाइनल इमेज है, ये जो आई पीस पर एंगल सबटेंड कर रही है, ये एंगल है बीटा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो रखा होता लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो जो एंगल सबटेंड करता वो एंगल है अल्फा। तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बीटा बाई अल्फा है। अगेन सिंपल वही काम करना है हमने, बीटा बाई अल्फा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। चलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ हद तक ही चीजों को मैग्नीफाई कर पाता है। सो अगर हम दो लेंस के कॉम्बिनेशन को ले लें तो हम बड़ी इमेज, और भी बड़ी इमेज बना सकते हैं। सो इफ वी टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ two lenses to get larger magnification, then this is called compound microscope। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डिस्क्रिप्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग शॉर्ट फोकल लेंथ एंड अपर्चर अरेंज्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब देखो, इन दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये एक्सिस जो है वो दोनों के लिए सेम है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कोएक्सियली। ठीक है, चलो, the lens with short focal length is used as objective and focal length of eye lens is high। very important, very important for exam। short focal length, objective lens की focal length short होती है, eye lens की focal length ज्यादा होती है। The distance between lens can be adjusted with rack and pinion arrangement। बकायदी है, लेकिन आपको याद रखना है कि हाँ एडजस्ट की जा सकती है। वर्किंग मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट से सीधी रे जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से एक इमेज बनेगी, ये इमेज आई पीस के लिए काम करेगी एक ऑब्जेक्ट का, और आई पीस जो है वो फाइनल इमेज आपको देगा। फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी और ऑब्जेक्ट का जो एंगल होगा, उन दोनों का रेशो ही कहलाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो ये वर्किंग मैंने आप लोगों को बता दी। मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड by the final image at the eye
to the angle subtended by the object at the eye when both are imagined to be at the near point। जब दोनों को हम नियर पॉइंट पे इमेजिन कर लेते हैं तो दोनों द्वारा बनाए गए एंगल का रेशो ही क्या कहलाता है, मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। ठीक है, आ रही एनर्जी, करें। अब देखो हमें पता है कि मैग्नीफाइंग पावर हो गया बीटा बाई अल्फा, लेकिन क्योंकि दोनों एंगल स्मॉल हैं इसलिए हम अल्फा को लिख सकते हैं 10 अल्फा और बीटा को 10 बीटा। तो m की वैल्यू आ गई बेटा 10 बीटा बाई 10 अल्फा। अब 10 बीटा देखो मैं आपको दिखा रहा हूं इस ट्राइंगल के अंदर, ये हमारी ट्राइंगल है, इसके अंदर 10 बीटा हो जाएगा क्या, आई जी बाई आई ओ डैश। ठीक है, ये हो गया। और 10 अल्फा की वैल्यू ये होगा, अब अल्फा इसमें लेंगे हम तो अगेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई जे डैश अपॉन में आई ओ डैश, आई ओ डैश से आई ओ डैश साफ हो गया। एम की वैल्यू आ गई आई जी बाई ओ जे। ठीक है बेटा, आई जी क्या है, हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, और ओ जे क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब ध्यान से देखो आई जी बाई ओ जे आ गया हमारे पास, इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं आई वन जी वन अपॉन आई वन जी वन। आई वन जी वन क्या है, ये हमारा इंटरमीडिएट इमेज है। इंटरमीडिएट इमेज क्या होती है बेटा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज की तरह काम कर रही है और आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। इसकी लेंथ को या इसकी हाइट को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो आई जी बाई आई वन जी वन ये हमारा बन जाएगा, आई जी किसकी लिए है, आई जी हमारी फाइनल इमेज है और IG1 क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये बेसिकली ME बन गया है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस। एंड I1G1 अपॉन में OJ ये बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि जो नेट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव लेंस के सेपरेटिव या अलग अलग मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होती है। ठीक है, सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन को, दिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस टू द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस। इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो यहां से आ गया हमारे पास MO इंटू ME। अब हमें पता है MO क्या है, MO है ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए MO क्या होगा, जो फाइनल इमेज है V बाई U। ठीक है, और ME हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ME हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस D बाई FE। ये आप लोगों को रखना है लर्न, 1 प्लस D बाई FE। तो यहां से हमारे पास आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंबाइंड माइक्रोस्कोप। तो देखो बेटा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास M की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटे, M इज इक्वल टू V नॉट बाई U इंटू 1 प्लस D बाई FE। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस एफ नॉट ऑफ द ऑब्जेक्टिव देन द इमेज ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव बिकम्स वेरी क्लोज टू द आई पीस। इस केस में हम U की वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ के बराबर रख देते हैं और V नॉट की जो वैल्यू है वो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के सेपरेशन के बराबर हो जाती है। जब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है M इज इक्वल टू L बाई एफ नॉट इंटू 1 प्लस D बाई FE। जहां पे FO क्या है, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है, और FE क्या है, फोकस ऑफ द आई पीस है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे और ये डेरिवेशन सीधा भी आएगी, तो आप लोगों को ये करनी है याद। ठीक है, अब देखो जब हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी V नॉट बाई U D बाई FE, या हम इसको अप्रोक्सीमेटली L के टर्म्स में लिख सकते हैं L बाई D इंटू FO नॉट बाई FE, जहां पे L क्या है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की डिस्टेंस है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे। In a compound microscope, the lens used are both convex lens of same focal length, different focal length, ये same focal length। अब हमें पता है convex lens of different focal length, ऑब्जेक्टिव की छोटी और आईपीस की बड़ी। In a compound microscope, the intermediate image is virtual erect magnified, real erect magnified, real inverted magnified और virtual erect diminished। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट इमेज बन रही थी वो क्या बन रही थी बेटा, एक तो ये रियल थी, इन्वर्टेड थी
और ये चीज डिमिनिश थी, है ना? तो इसमें आंसर क्या आने वाला है? इंटरमीडिएट इमेज। सोच के देखो, यहाँ पे देखो डायग्राम में क्या हो रहा है इसके। हाँ, ये रहा डायग्राम आपका। तो ये इमेज जो है इंटरमीडिएट, ये रियल इमेज है पहली चीज तो, और ये इन्वर्टेड भी है ना? तो इसका आंसर आना चाहिए, आगे बढ़ते हैं हम, इसका आंसर आना चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड, है ना? तो ये जो है आंसर, ये यहाँ पे गलत टिका हुआ है, आंसर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो आंसर सी है इसका, इसमें करेक्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीज करेगी, कब होगा? जब फोकल लेंथ को इंक्रीज किया जाए, ऑब्जेक्टिव लेंस के एंड आई लेंस के फोकल लेंथ को जब हम इंक्रीज करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ को जब हम इंक्रीज करेंगे और आई लेंस के फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे, तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? और अपनी इस सीरीज को धुआंधार बनाते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।